पांचवें चरण का मतदान समाप्त होने को है। चिराग पासवान लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, एक एक बूथ का जायजा ले रहे हैं कि आखिर कैसे चल रहा है मतदान। हमारे साथ चिराग पासवान खुद हैं। चिराग जी, पांचवें चरण के बाद 400 के पार, कितने दूर कितने पास? हाँ, मुझे लगता है 400 के पास ही नहीं, 400 पार पर हम लोग हैं। देखिए, मैं ईमानदारी से मानता हूँ, और ये कहने के लिए नहीं कि मैं सत्ता में हूँ, सरकार के साथ हूँ, इसलिए मैं सारी बातें मैं बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि पहले 4 चरण का जो मतदान हुआ उसमें 270 275 हम लोग पहुँच चुके हैं, एनडीए पहुँच चुका है। ऐसे में अब जो बाकी 3 चरण का चुनाव है, मतदान है, जिसमें आज का है 25 तारीख और 1 तारीख का है, 5वें 6ठे 7वें का। ऐसे में मैं मानता हूँ कि इसमें अब हम लोग 400 के लक्ष्य को हम लोग पार करेंगे। बहुमत का आंकड़े तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अब 400 के लक्ष्य को हम लोग पार करेंगे, और मुझे लगता है बहुत सरलता से हो जाएगा। कारण है भाई, अब मुझे बताइए ना कि जब एक महिला गांव में बैठी हुई, जिसको प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बना कर दिया, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने, और सब ठीक है, ठीक चल रहा है सब, सब ठीक रहा ना? ठीक है सर, एकदम ठीक है सर। एक तरफा 3.5 लाख से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं भैया। ठीक ठीक। चिराग पासवान जिंदाबाद। नारा मत लगाइए, आज आचार संहिता लगा हुआ, नारा नहीं। तो गांव में बैठी एक महिला, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाया, वो क्यों नहीं मेरे प्रधानमंत्री का साथ देगी? जिनको उज्ज्वला मिला, वो क्यों नहीं मेरे प्रधानमंत्री का साथ देंगी? आज से पहले घर में बीमारी आती थी, लोगों की टेंशन की ज़मीन गिरवी रखो, महिला अपने जेवर बेचती थी। आज 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो रहा है, वो परिवार क्यों नहीं मेरे प्रधानमंत्री का साथ देंगे? 81 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन मिल रहा है, 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति, वो व्यक्ति क्यों नहीं मेरे प्रधानमंत्री जी का साथ देगा? किसान सम्मान निधि जिसके खाते में डायरेक्ट ली जा रही है बिना किसी बीच के मीडियम के, तो ये लोग क्यों नहीं मेरे प्रधानमंत्री का साथ देंगे? ऐसे में ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जहां बिहार में 40 की 40, देश में 400 पार हम लोग करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि 300 प्लस वो लोग हो गए हैं अभी। विपक्ष को ये सब कहने की आदत पड़ गई है, क्या करेंगे? अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ तो बोलना होगा ना, कैडर को दिखाने के लिए कि नहीं देखो हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हकीकत वो भी जानते हैं। आप इनके 14 के इंटरव्यूज निकालिए ना, क्या बोल रहा था विपक्ष? यही बोल रहा था। आप इनके 19 के इंटरव्यू निकालिए, क्या बोल रहा था? यही बोल रहा था। पर हुआ क्या? 14 से बड़ी जीत हम लोग की 19 में हुई। और जहाँ तक रही बात 2024 की, बिहार में तो अब क्या ही विपक्ष बचा है। जो 1 सीट कांग्रेस के खाते में, इस बार वो भी हम लोग ले लेंगे। हाजीपुर में मुकाबला आप महसूस कर रहे थे? देखिए, हाजीपुर, पहली बात तो मैं प्रत्याशी हूँ हाजीपुर से, मेरे लिए यही अभी तक भी डाइजेस्ट करना एक बड़ी बात है। मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे जन्म से पहले से मेरे पिता यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, 77 से वो कर रहे थे, 82 का मेरा जन्म है। तो ऐसे में घर का पता मैंने बाद में याद किया, किंडरगार्टन स्कूल में जब जाता था, और हाजीपुर का नाम पहले मेरी जुबान पे चढ़ा। तो ऐसे में वो रिश्ता ही नहीं है कि मैं इसको संसदीय क्षेत्र में मानूँ। बेटा बनकर था, बेटा बनकर हूँ, बेटा बनकर रहूँगा। अपनों के बीच अपनों का आशीर्वाद लेने आया हूँ, उम्मीद है कि भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। एक चैलेंज महसूस करते होंगे, क्योंकि पिताजी की सीट है, ये पारंपरिक सीट रही है आपकी। 4 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीतते आए थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ था। आपको लगता है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए? मुझे नहीं पता, और जैसे मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी रेस में ही नहीं हूँ जहाँ पे मुझे कोई रिकॉर्ड तोड़ना है या कुछ अपने आप को साबित करना। अपनों का जितना प्यार मिले वो मेरी सराखों पर काम करने की सोच के साथ आ रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मेरा लक्ष्य है। हाजीपुर को आगे लेकर जाना है। जमुई को पिछले 10 सालों में 99 पायदान पे था नीति आयोग की रिपोर्ट में, 2014 में जमुई। अभी 2 महीने पहले की जो रिपोर्ट आई है, पहले पायदान पर है जमुई। ऐसे में जमुई को आगे लेकर आया, हाजीपुर को भी आगे लेकर आना, इस सोच के साथ काम करूँगा। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर एनडीए के लोग वोट बटोरते हैं। इस बार भी जात पात की बात देखा जाए तो सामने आई, धार्मिक उन्माद फैलाने के भी आरोप आप लोगों पर लगाए गए। और चिराग पासवान ने इस चुनाव में बहुत कुछ देखा है, गालियां भी सुनी हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी आपने देखी इस चुनाव में। कितना अलग पाते हैं इस चुनाव को? देखिए, पहली बात तो ये डराने की राजनीति का मैं पक्षधर नहीं हूँ। इस तरीके से जो ये लोग बातों का, जो ये लोग भ्रम फैलाते हैं, कभी कहेंगे कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी कहेंगे आरक्षण खत्म हो जाएगा। 15 में भी यही सब इन्होंने कहा था, क्या हो गया? 10 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। कोई संविधान को खतरा नहीं है, कोई आरक्षण को खतरा नहीं है। धार्मिक उत्पाद की ये लोग बात करते हैं,
कौन जिक्र करता है चुनाव के बीच में कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? ऐसे में चुनाव के वक्त इन बातों का जिक्र करना, क्या ये धार्मिक प्रोवोकेशंस नहीं है? क्या ये धार्मिक आधार पर आप लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम नहीं कर रहे? ऐसे में एक दल तो हमारे यहाँ ऐसा है बिहार में जो जातीयता और सांप्रदायिकता जिनका आधार है, जो फ्लॉन्ट करते हैं अपने एमवाई समीकरण को। क्या है एमवाई में? मुस्लिम और यादव हैं। क्या ये सांप्रदायिकता और क्या ये जातीयता नहीं है? मेरा भी एक एमवाई समीकरण है भैया, पर मैं महिला की बात करता हूँ, मैं युवा की बात करता हूँ। मैं इस एमवाई समीकरण के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी 5 टिकटों का बंटवारा देख लीजिए, 4 युवा हैं, 2 महिला मैंने दी हैं। तो ऐसे में आपको समावेशी विकास की सोच रखनी चाहिए, ना कि बांटने की, जो राष्ट्रीय जनता दल करती है। हैविंग सेड दैट, मैं मानता हूँ चुनाव में जो आपका पूरक प्रश्न था कि जो शब्दों की मर्यादा गिरी है, मैं बिल्कुल पक्षता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में किया जा सकता है। भारतीय भाषा के शब्दकोश इतने खूबसूरत हैं कि आप कड़े से कड़ा विरोध आप दर्ज करा सकते हैं। पर ऐसे में जब आप गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसकी कतई कहीं कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है, सभ्य समाज में इस तरीके से गाली गलौज कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? आपको ये सब जब सुनने को मिला तो क्या विपक्ष पे तरस आया, अपने लोगों पे जो विपक्ष में आपके सामने खड़े हैं? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। मतलब इस तरीके से, और आप परिवार के लोगों को के साथ कैसे? ठीक है, ठीक मुखिया जी, ठीक चल रहा है ना सब? ठीक चल रहा है ना? ठीक और सब ठीक है? ठीक। तो ऐसे में इस तरीके से परिवार के लोगों को, महिलाओं को गाली दिलवाना, इससे ज़्यादा चुनाव का स्तर और क्या गिरेगा? मुझे नहीं लगता कि 21वीं सदी में हम लोग को इस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। भाषा का स्तर, उसकी मर्यादा को बरकरार रखे भी हम लोग एक खूबसूरत पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर तथ्यों के आधार पर आरोप प्रत्यारोप करके चुनाव लड़ सकता है, पर वो लड़ने की भावना होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल चिराग जी, आपका फैन बेस काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, काफ़ी युवाओं में काफ़ी ज़्यादा क्रेज है आपका। चुनाव के नतीजों के साथ साथ एक चीज़ का और लोगों को इंतजार है, चिराग पासवान घोड़ी कब चढ़ेंगे? क्या चुनाव के बाद ये सब देखने को मिलेगा? कैसी बात कर रहे हैं? आज हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि दूर दूर तक भी हमारे दिमाग में ऐसी बातें आ रही होंगी? फिलहाल बड़े लक्ष्य सामने है। ये तो भी एक पड़ाव है भाई, लोकसभा का चुनाव महज एक पड़ाव है। अभी तो लंबी लड़ाई हम लोग की बाकी है। विधानसभा का चुनाव, उसको मजबूती से हम लोग को लड़कर पुनः केंद्र की तर्ज पर बिहार में एनडीए की सरकार हम लोग को बनानी है। तो अभी जहां लोकसभा के तुरंत बाद हम लोग विधानसभा में लगेंगे, तो ऐसे में घोड़ी चढ़ना तो दूर की बात है, घोड़ी को देखने तक की भी फुर्सत नहीं है। तो चिराग पासवान सीधे तौर पे बोलते हुए कि एनडीए 40 के पार, इस बार 40 सीटें जो जीतेगा ये बिहार में, और पूरे देश में 400 के पार जो मोदी जी का नारा है उसको भी सख्त तरीके से उसमें सफलता हासिल करेगा। चिराग पासवान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अभी तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद विधानसभा की तैयारियों में लगना है। तो फिलहाल शादी का विचार तो चिराग पासवान के दिमाग में भी नहीं है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, हाजीपुर।